नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हृदय अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी के वीडियोज। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसका नाम आपने बड़े बड़े टीवी चैनल पर शाम की डिबेट में डिस्कशन में सुना होगा, जिसने 1910 में 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में जन्म लिया और मात्र 57 वर्ष की अवस्था में 1967 में दिल्ली में जिनकी मृत्यु हो गई। आज हम बात करेंगे आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मुंबई में पढ़ा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ा और इसके बाद हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में जिसने पीएचडी की। आज हम बात करेंगे आपसे उस शख्स के बारे में जो वास्तव में एक सच्चा गांधीयन था, जिनके कार्य विचार गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो हम बता दें आपको, आज हम बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम विस्तार से चर्चा करेंगे उनकी विचारधारा, उनके कार्य क्या थे और क्यों उस समय महत्वपूर्ण थे और आज के समय में उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो जर्मनी से पीएचडी करने के बाद भारत आए और किसी बड़े उद्योग घराने उद्योगपति के यहाँ या किसी गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पद पर या विदेश में किसी बहुत बड़ी संस्था में काम करने की बजाय देश में आजादी के पर्चे बांटने और अंडरग्राउंड होकर 1942 के समय रेडियो प्रसारण के कार्यों में लगे रहे और उनके जो विचार थे वो जनता को आज समझने की आवश्यकता क्यों है, उनके कार्य समाज के हित में इतने अधिक क्यों थे, उनकी जो सोच थी और गांधी जी की सोच से ओतप्रोत थी। वो समाजवाद के पक्षधर थे और पूंजीवाद के धुर विरोधी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत ही विषयों पर अपने विचार रखे। उनका नाम से कई पुस्तकें हैं। यहां तक कि मैं आपसे बता दूं कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी पैसे से उनके कार्यों का, उनकी बुक्स का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी कराया है ताकि वो उस क्षेत्र की जनता को उनके विचारों से अवगत करा सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई विषयों पर अपनी बात रखी है, जिसमें से मैं कुछ विषयों पर क्रम बाय क्रम उनके विचारों को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनका विचार शिक्षा को लेकर के था। शिक्षा के लिए राम मनोहर लोहिया का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वह समाज के लिए अभिशाप है और अशिक्षित होना उसकी उन्नति के कई पहलुओं को रोक देता है।
इसलिए शिक्षा व्यक्ति के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हर व्यक्ति को शिक्षित होने की आवश्यकता है, तभी उसका संपूर्ण विकास संभव है। इसी के साथ उन्होंने भाषागत विचार भी रखा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को लेकर के उनका विचार था कि अंग्रेजी को हावी नहीं होने देना चाहिए, परंतु अंग्रेजी आना चाहिए। इट इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम। उनका मानना यह था कि इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बट उसको सीख लेना है। यदि सोसाइटी में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो एक असमानता क्रिएट होगी, क्योंकि जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं वो अपने आप को बहुत हाई क्वालिटी का समझने लगेंगे, भले ही उनकी तर्क शक्ति, उनकी सोचने समझने की शक्ति, विश्लेषण क्षमता, कार्य क्षमता कमजोर हो। दूसरी ओर जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, भले ही वो कार्य क्षमता में कुशल हों, विश्लेषण करने की क्षमता अधिक हो, नॉलेज अधिक हो, लेकिन उनकी कार्य क्षमता पर अंग्रेजी ना जानने का प्रभाव पड़ेगा। तो यहां अगर मैं कंक्लूजन दूं तो उनका मानना था कि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और अंग्रेजी को महत्व नहीं देना है, परंतु अंग्रेजी को सीखना जरूर है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और उनकी अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में अगर उनकी विचार, उनके भाव को हम समझें, तो उन्होंने पूंजीवाद के विरोध में हमेशा बात कही और वह समाजवाद की तरफ बहुत ही विचार रखते थे। समाजवाद, उन्होंने कहा कि ही वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विचार है जो भारत में सही शासन स्थापित कर सकता है, भारत में जो वास्तविक उद्देश्य हैं उनको स्थापित कर सकता है। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। अब इसी के संदर्भ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि 1% 1/10 रेशियो, एक अनुपात उन्होंने दिया, 1/10 का अनुपात। 1/10 के अनुपात का अर्थ यह था कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास यदि 1 रुपया है तो जो अमीर से अमीर व्यक्ति है उसके पास 10 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो देश में विषमता, असमानता इस रूप में बढ़ती चली जाएगी कि देश को संभालना एक दिन मुश्किल हो जाएगा, देश एक दिन गर्त में चला जाएगा। देश के पास सारे संसाधन सीमित व्यक्तियों के हाथों में चले जाएंगे और बची हुई देश की संपूर्ण आबादी अपने जीने के लिए तरस जाएगी, सुविधाएं उसको नहीं मिल पाएंगी। इसी बात को देखते हुए या इसी विश्लेषण को समझते हुए संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में एक अनुच्छेद रखा जिसे आप आर्टिकल 39 क्लॉज सी कह सकते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज सी में लिखा है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया should not work in the way so that its result create the center of concentration of wealth। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए कि जो संपत्ति है वह कुछ बिंदुओं पर केंद्रित हो जाए। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं
वर्तमान में यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत की 80% संपत्ति मात्र 10% लोगों के हाथ में है। इतना ही नहीं, अगर मैं इसका और बारीकी से अध्ययन करता हूं तो मुझे पता चला कि देश के सिर्फ 15 व्यक्तियों के हाथों में देश की 50% संपत्ति है। यदि पूरे देश के पास 100 रुपए है, पूरे देश की संपत्ति 100 रुपए है, तो सिर्फ 15 आदमियों के पास 50 रुपए है और बाकी के 50 रुपए पूरे 140 करोड़ लोगों में, जो वर्तमान आबादी है देश की इस समय में, बटा हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस स्तर पर असमानता पनप चुकी है। यह मैंने आपको कैलकुलेटिव पार्ट बताया या इकोनॉमी के टर्म में बताया। यदि इसको आप सुविधा के टर्म में देखें तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कई हजार करोड़ का मकान मुंबई में बनवा सकते हैं, लंदन में बनवा सकते हैं और किसी भी दुनिया के बड़े शहर में बनवा सकते हैं। और दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में अगर देखेंगे तो स्लम एरियाज में जाकर के आप देख सकते हैं जिनके बच्चे नंगे घूम रहे हैं, पन्नी डाल करके जी रहे हैं। गांव में जाएंगे तो यही हाल गांव में भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास घर नहीं है, एक छोटा सा कच्चा घर बना हुआ है, उसी में 20 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी रात में सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। एक और एक व्यक्ति करोड़ों का मालिक है, अरबों खरबों का मालिक है, और एक और एक व्यक्ति 2 पैसे का मालिक नहीं है। तो ये असमानता आपको भारत में बहुत ही स्पष्ट रूप में दिखने लगी है और इस पर विचार करने की जो जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये हृदय अवस्थी मुझे क्यों बता रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। सबको पता है, ये बात सबको पता है, लेकिन आपको इस बात को बोलना है, कहना है। प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके पास अभी वर्तमान में कि किसान अगर 12 महीने 10 महीने तक खड़ा रहा तो उसका जो हक छिन रहा था वो बच गया। लोकतंत्र देश में है, संविधान है, आपको विरोध करने की इजाजत है। आप संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप की जो कमियां हैं या जो आपको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको रखिए, कहिए। आपको यहां मैं इस बात को फिर बता देना चाहता हूं कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय जरूर लगा था कि अब लोगों को शहादत नहीं देनी पड़ेगी, अब लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब देश के लोगों का शासन आ गया। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखें तो सिस्टम धीरे धीरे ऐसा बढ़ता चला आया, इस रूप में पहुंच गया कि आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेना चाहिए कि आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको झगड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। आप इस बात को मत सोचिए कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, बस हो गया हमारा काम। आज आप आज़ाद नहीं हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आज़ादी का क्या मतलब होता है।
कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि अगर आपका मन है शहर के बहुत वीआईपी होटल में खाने का, तो क्या आप खा सकते हैं? आपका मन है गोवा घूमने का, तो घूम सकते हैं। आपका मन है अच्छी गाड़ी खरीदने का, तो खरीद सकते हैं। नहीं, आपका मन हो रामेश्वरम जाना है, घूमना है, तो क्या घूम सकते हैं? निश्चित तौर पर देश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जिले से बाहर नहीं जा पाए होंगे, जिन्होंने देश के कई अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं घूम पाए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। तो ये क्या है? स्वतंत्रता है या गुलामी? निश्चित तौर पर है, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। भले ही हमें पॉलिटिकल अधिकार मिल गए हैं, लेकिन हमारी आर्थिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं हुई है कि हम उन पॉलिटिकल अधिकारों को अपना यूज कर सकें, उनका फायदा उठा सकें। तो निश्चित तौर पर यह सिद्ध होता है कि आपको जीवन भर संघर्ष करना है, चाहे सरकार बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, किसी की भी आए। आपको सरकार के विरुद्ध खड़े होकर के लड़ना ही पड़ेगा, अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। और आप लड़ सकें, आप अपने अधिकार मांग सकें, इसके लिए सक्षम बनने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन का बलिदान दिया। नहीं तो इतना दुनिया का पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर काम कर लेता, किसी भी औद्योगिक घराने में के साथ जुड़ के काम कर लेता, आज उसका बहुत वीआईपी परिवार होता। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में काम कर सकते थे, उद्योग धंधे चला सकते थे। क्यों अपने जीवन को समर्पित कर दिया? कि सब लोग समानता की ओर बढ़ें और एक लोग सुख ना भोग करके सब लोग खुशी से रहें। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या विकास का मतलब क्या होता है? कि एक व्यक्ति सारी संपत्ति को यूज करे, उसकी सुख सुविधाओं को भोगे, और बाकी दुनिया के लोग उसको सिर्फ देखें? क्या देश के नागरिकों को विकास इस तरीके से नहीं कहा जाना चाहिए कि जब वो चल सके, जब वो अपना इलाज करवा सके, जब वो अच्छी एजुकेशन ले सके, उसे विकास कहा जाएगा ना? विकास इस बात से तो नहीं कहा जाना चाहिए कि एक बहुत वीआईपी हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ 2% लोग ही जा सकते हैं इलाज कराने, बाकी लोग उसको सिर्फ देख सकते हैं। देश की आम जनता के साथ यही हो रहा है कि आप सिर्फ देखने के लिए बने हैं। देखिए कि रोड पर कितनी लंबी और बड़ी गाड़ी जा रही है जो 50 लाख की हो सकती है, जबकि आपकी हैसियत साइकिल पर चलने की नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसे मैं विकास नहीं समझता। जब तक कि संपत्ति का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको बराबर बराबर बांट दो, लेकिन एक निश्चित अनुपात तो जरूर होना चाहिए, ताकि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को एक बेसिक फैसिलिटी मिल सके। तो इस बात को आप यही समझिएगा कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ही विचारों को मैं बता रहा हूं, मेरे अपने विचार नहीं हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ग्रामीण विकास के लिए बहुत प्रयास किए।
यद्यपि वो शहरीकरण के पक्षधर थे, परंतु उन्होंने कभी भी गांव के विकास को अनदेखा नहीं किया। उनका मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और गांवों के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। उनके इसी विचार के संदर्भ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक योजना प्रस्तावित की थी जिसका नाम था पूरा योजना के जो उद्देश्य थे उसमें आता था कि गांव का संपूर्ण विकास हो, जिसमें गांव में सड़कें हों, बिजली हो, गांव में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा हो, गांव में मेडिकल फैसिलिटी हो, स्कूल कॉलेज हो, प्लेग्राउंड हो, पुस्तकालय हो। ये उस योजना के रिकमेंडेशन थे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश के विकास के लिए गांधी की जो विचारधारा है, चाहे वह ग्राम स्वराज की स्थापना की बात कही हो उन्होंने, चाहे उन्होंने सर्वोदय का विचार दिया हो, चाहे उन्होंने हरिजन उत्थान का विचार दिया हो, सभी विचारों को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है, तभी देश का विकास सही मायने में हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इन विचारों को रखते हुए देश के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया हो, तो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा होना लाजमी है। यही कारण है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कहीं सही उद्देश्य के ऊपर विश्लेषण होता है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम हमेशा ही आ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति देश समाज के बारे में अच्छा सोचता है, जिसके विचार समानता, उन्नति, समृद्धि, खुशहाली की ओर बढ़ते हों, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी के विचारों को इधर उधर से ना सुने, बल्कि उनकी पुस्तकों को ढूंढे, उनके लेखों को ढूंढे और खुद पढ़े और फिर विश्लेषण करे। आपने महात्मा गांधी के बारे में भी कई आलोचनाएं भी सुनी होंगी। इसी संदर्भ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आप मेरी तारीफ मत करिए, आप मेरे कमियां ढूंढिए और फिर उन कमियों को मुझे बताइए ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की महानता किस स्तर की थी। तो मैं आज इतना ही कहूंगा आपसे। मैं समझता हूं कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और आप इसी तरीके के और विचारों को सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।